अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह टॉप 10 पियास के पास सिलेबस को डिस्कस करेंगे जो कि आपसे पास सिलेबस में पूछे गए। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 1। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। रेडियस ऑफ फिफ्थ स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। अब देखो, आपको वाली चीज़ पता है कि हमारे पास जो रेडियस होता है फर्स्ट ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम के लिए, वो हमारे पास होता है R0 = 0.529 एंगस्ट्रॉम। अभी आपके पास जो एंगस्ट्रॉम है ये आपके पास बेसिकली लेंथ का ही एक अदद यूनिट हुआ। तो आपके पास जो एंगस्ट्रॉम है ये ओपन होकर आपके पास बन जाएगा 10⁻⁻10, यानी कि 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। अब अगर आपने हाइड्रोजन का जो रेडियस है अगर वो आपने पता लगाना हो किसी भी ऑर्बिट के लिए तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। वो होता है हमारे पास दैट इज Rn = R0 × N²। अभी जो एन है ये बेसिकली उस शेल का यहाँ पे आपके पास नंबर आ जाएगा। अब वो हमसे जो पूछ रहे हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप जो है वो फिफ्थ स्टेट का बताइए कि आप अगर आपका जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो फिफ्थ स्टेट के अंदर है तो आप ये वाली बात बताइए कि उस फिफ्थ स्टेट का आपके पास जो रेडियस है वो कितना होगा। सुनो, आप लिख दें यहाँ पे एन की जगह पे 5 और आर नॉट की जगह पे 0.529। तो ये आपके पास हो गया 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। अभी आपके पास जो 5 का स्क्वायर हुआ है ये आपके पास बन जाएगा 25। तो 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय 25। अब ये 0.529 है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि मैंने एक बार पॉइंट आगे शिफ्ट करा, फिर दो बार आगे पॉइंट शिफ्ट करा, फिर मैंने तीन बार आगे पॉइंट शिफ्ट करा। और क्योंकि मैंने तीन बार आगे पॉइंट शिफ्ट करा है तो ये आपके पास ये हो गया 529 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय 25। और जितनी भी 10 और मल्टीपल ऑफ टेंस हैं मैं उनको अलग कर लेता हूँ और मेरे पास जो वैसे जो नंबर्स आ रहे हैं मैं उनको अलग कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास 529 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय सॉरी ओके मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9। अब मुझे जो है वो 25 को 529 से मल्टीप्लाई कराना है। तो आपके पास जो 529 है ये आपके पास चले जाएगा ऊपर और आपके पास 25 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। 5 9 से आपके पास होता है 45। तो 5 यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे चला गया। 5 2 = 10 होता है और 10 + 4 आपके पास होगा 14 के। तो 4 यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे चले जाएगा। 5 5 = 25 होता है, 25 + 1 आपके पास 26 होता है। तो 6 यहाँ पे आया और 2 यहाँ पे आया। ठीक है, क्रॉस यहाँ पे लगा दिया। नाउ 9 2 से आपके पास होता है 18। तो 8 यहाँ पे चला गया और एक यहाँ पे चला गया। 2 2 4 होता है और 4 + 1 आपके पास होता है 5। एंड नाउ 5 2 से आपके पास होता है 10। तो 0 यहाँ पे आ गया और 1 जो है आपके पास यहाँ पे कैरी चले जाएगा। अब जो है वो हमको सिंपल जो है वो ऐड करते हैं। तो ना 5 यहाँ पे आ गया, 8 और 4 आपके पास होता है 12 के बराबर। 2 वहाँ पे आया और आपके पास 1 यहाँ पे चला गया। ना 6 + 1 आपके पास 7 होता है और 7 + 5 आपके पास बराबर होता है डेट इज 12 के। तो 2 यहाँ पे आया और 1 यहाँ पे चला गया। ना 2 + 1 आपके पास जो होता है 3 होता है एंड 3 + 0 आपके पास जो है वो 3 होगा। 3 यहाँ पे आया और 1 एज इट इज आया। यानी कि जब मैं जो 529 है, जब मैं 529 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 1325 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। अब ये मेरे पास 10⁻⁻3 है। अगर मैं इसका पॉइंट जो है वो इस 13225 से मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास ये बन जाएगा 13.225 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। अब ये मेरे पास जो 10⁻⁻10 है, ये मेरे पास जो 10⁻⁻10 है ये मेरे पास बराबर होते हैं एंगस्ट्रॉम के। तो ये हो जाएगा मेरे पास 13.225 एंगस्ट्रॉम, विच इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो बी है वो इसका हमारे पास सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव हुआ है एक वेलोसिटी के साथ। उसकी वेलोसिटी है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड। और ये जो वेलोसिटी है ये बेसिकली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री का बना रही है। यहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट आपको दी हुई है कि आपके पास जो वेलोसिटी है ये आपके पास नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड के। नॉर्मल का मतलब होता है कि हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है।
ओके। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दी हुई है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 टेस्ला। हमारे पास जो पार्टिकल है जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है वो कर रहा है 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -16 न्यूटन। आपने बताना है कि चार्ज पार्टिकल की वैल्यू क्या है। अब देखो, जब भी आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है और एक सर्कल में रोटेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल इस सर्कल के अंदर रोटेट होगा, तो अक्सर और पेशतर वाली बात पूछी जाती है कि मुझे बताइए कि उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क डन कितना होगा। तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर आपके पास जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, जिसकी वजह से उस चार्ज पार्टिकल की आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपके पास होगी जीरो। कभी कभी ये भी चीज पूछी जाती है कि अगर अगर हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो एक अदद सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो मुझे बताइए कि हमारे पास कितना टाइम लगेगा उस चार्ज पार्टिकल को अपना एक अदद सर्कल कंप्लीट करने के लिए। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, T = 2 π m/qb। मेरा बेटा ये सारे के सारे जो की पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपका जो एमसीक्यूज है और सॉरी आपका जो एग्जामिनर है, ठीक है, वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ रहा होता है। सबसे पहला आपके पास जो वर्क डन होता है, ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे किए जाने वाला, वो आपके पास जीरो होता है, इसकी वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। और उसका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T = 2 π m/qb। ठीक है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं, उसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर डिस्कस करते रहेंगे ना। अब जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल जब मूव होगा ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर उस मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, मतलब कि कोई भी एक ऐसी बॉडी जिसका सर्टेन चार्ज हो, न्यूट्रॉन नहीं हो सकता, एटम नहीं हो सकता, ठीक है, कोई भी एक ऐसी बॉडी जिसका सर्टेन चार्ज हो, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स अप्लाई करेगी। अब कितनी करेगी? तो F = QVB sin थीटा करेगी। अब ये जो आपके पास थीटा है, ये बेसिकली आपके पास एंगल होता है बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने हमें पहले ही ये बात बता दी कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है। यानी कि थीटा की जगह पे आपके पास 90 आ जाएगा, साइन 90 आपके पास होता है 1, यानी कि इस पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास हो गई 1। तो ये आपके पास हो जाएगा F = QVB। अब आपको जो है वो Q की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा आपके पास Q = F/VB। आपके पास जो फोर्स है वो आपको गिवन की हुई है 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -16। यानी कि मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, हम इसको बाद में कर लेंगे। 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -16 अपॉन जो वेलोसिटी है वो है ये 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। तो ये हो गया आपके पास 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी जो वैल्यू है वो ये, दैट इज 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। नौ। अब बेसिकली हमारे पास सिनेरियो ये है कि जितने भी 10 और मल्टीप्लाई ऑफ 10 आ रहे हैं आप उनको सेपरेट कर लें, और जितने भी नंबर के अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं आप उनको भी जो है सेपरेट कर लें। अब इसका जो पॉइंट है वो आगे शिफ्ट होगा, इसका पॉइंट आगे शिफ्ट होगा और इसका पॉइंट आगे शिफ्ट होगा। जब 7.8 का जो पॉइंट है जब वो आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 78 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। ठीक है। यानी कि यहाँ पे आके पास बन रहा होगा 10 की पावर -1। अब ये 10 की पावर -1 10 की पावर -16 से जब मल्टीप्लाई होके ऐड होगा तो ये ऊपर आपके पास बन जाएगा 78 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -70। ठीक है। अब नीचे भी आपके पास इस तरीके से होगा कि 3.5 का जो पॉइंट है वो आगे शिफ्ट होगा तो बन जाएगा 10 की पावर -1। जब 10 की पावर -1 10 की पावर 5 ऐड होंगे तो आपके पास बन जाएगा 10 की पावर 4, यानी कि 35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। सेम केस फॉर हेयर, 5.6 का आपके पास जो पॉइंट है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा तो बन जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। जब 10 की पावर -1 और 10 की पावर -5 ये आपस में ऐड होंगे तो ये आपके पास बन जाएगा डेट इज 10 की पावर -6। ओके ना। अब जो है हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर मैं 78 को 56 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास जो टेबल है वो मेरे पास यूज हो सकता है, आई थिंक सो। अगर मैं 4 का टेबल यूज करूँ तो 4 10 ज़ा 40, 4 11 ज़ा 44, 4 12 ज़ा 48, 4 13 ज़ा आपके पास 52 होगा और 4 14 ज़ा आपके पास 56 होगा। अगर मैं 478 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आपके पास बनेगा 4 10 4 20 आपके पास 80 होता है, यानी कि ये आपके पास 4 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते। देखो, आप कभी भी अगर मैथ्स करो ना तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो आपको पहले समझ आ रहा है ना आप वो लिख लो। ठीक है। इससे ये होगा कि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो आपको जैसा आपको अच्छा लगता है इसको डिवाइड करना, आप उसको वैसे डिवाइड करके देख लो। ठीक है। इससे ये होगा फिर जब आप ये वीडियो देखोगे फिर आपको इसका बेटर वर्जन समझ में आएगा कि अच्छा हम इसको ऐसे भी तो डिवाइड कर सकते थे। तो ये बेसिकली ट्रिक्स होती हैं। ठीक है। सो ना मैं इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये आपके पास बन जाएगा 2 2 होता है, 5 - 4 1 होता है, एक में कैरी चले जाएगा, 2 8 बन जाएगा 16। ठीक है। नाउ 2 3 6 होता है। ठीक है।
और आपके पास जो है 6 - 7, ये आपके पास बन जाएगा 1, और 1 में कैरी चले जाएगा तो आपके पास बन जाएगा 18, और 2 9 18 होता है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास 39 है ना, ये 39 जो है मेरे पास 40 के बहुत करीब है, तो मैं इसको 40 बना लेता हूँ। देखो जो बेसिक मैथ है ना, वो हमें इस चीज को परमिसिबल करती है कि आप जो है वो अपने नंबर को एक डिजिट आगे या एक डिजिट पीछे छोड़ सकते हैं। अब मैं 39 को 40 बना सकता हूँ, लेकिन मैं 39 को 35 नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि मेरा जो आंसर है उससे गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। सो ना मैंने जो है वो 39 को 40 बना दिया, ताकि मेरी जो कैलकुलेशन है वो आसान की से। अब सर आपने उसको 40 कैसे बनाया? मैंने इसको 40 जो है वो इसी तरीके से बनाया, देखो, ताकि ये बासानी जो है वो 5 के टेबल में कट जाए। अभी आपके पास आ गया 5, 5 से 25 होता है, 5 6 से 30 होता है, और 5 7 से आपके पास होता है 35, ठीक है। और ना 5 7 से 35 होता है, और 5 8 से आपके पास होता है 40। यानी कि आप ऊपर 8 आ गया और नीचे आपके पास आ गया 28। अभी आपके पास 4 के टेबल में कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास 4 2 से 8 होता है, ठीक है। 4 7 से 28 एंड 4 8 से 32, यानी कि ये आपके पास बन जाएगा 7। तो नीचे क्या है? नीचे बेसिकली आपके पास जो बचेगा वो ये बचेगा, डेट इज ऊपर आपके पास 2 है, नीचे आपके पास 7 है, फिर आपके पास 7 है, ठीक है। और ऊपर जो है वो आपके पास 10 की पावर - का 17 है, फिर नीचे आपके पास 10 की पावर 4 है, और फिर आपके पास 10 की पावर - का 6 है, ठीक है। सुनो, अब हमने जो है वो उसको बासानी कुछ भी नहीं करना, अब जो है वो हमने इसको बासानी डिवाइड कराना है, ठीक है। 9 7 7 49 होता है, और 2 अंदर चला गया, यानी कि आपके पास 2 अंदर चला गया, और आपके पास जो 49 है वो आपके पास आ गया बाहर। अब 49 के टेबल में तो 2 आता नहीं है, तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर एक और जीरो बढ़ाएंगे। फिर आपने जो है वो 49 को एक ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करना है जिससे वो 200 आ जाए, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि भाई जो 49 है, ठीक है, अगर मैं इसको जो है वो मल्टीप्लाई कराऊं, आई थिंक सो 4 से, ठीक है, तो फिर मेरे लिहाज से जो है मेरे पास इसका 200 के करीब करीब नंबर आएगा, ठीक है। यानी कि मुझे नंबर ऊपर मिल गया 0.04 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 0.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर - का 17। जब नीचे बेसिस सेम होंगी, पावर एड्स होंगी, तो ये आपके पास बन जाएगा 10 की पावर - का 2। ये 10 की पावर - का 2 ऊपर जाएगा और 10 की पावर+का 2 बन जाएगा, यानी कि 0.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर - का आपके पास ये आ जाएगा 16, सॉरी सॉरी 15, ठीक है। अभी 10 की पावर आपके पास बन गया -का 15, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम जो है वो बेसिकली इसका पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे। एक बार आगे पॉइंट शिफ्ट करा, फिर 2 बार आगे पॉइंट शिफ्ट करा, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर - का 17, ठीक है। और मुझे जो आंसर नजर आ रहा है, जो इस आंसर के करीब तरीन है, वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर - का 8, ठीक है। तो मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर - का 18 जो है, वो मेरे पास इसका बिल्कुल जो है वो राइट आंसर आ रहा होगा। So now, question number three. If a body is moving with uniform angular speed around the circular path, then the linear velocity of the body is changed, directed along. अब देखो आपके पास जो कोई भी बॉडी जो है, अगर वो सर्कल में रोटेट करती है ना, तो आपके पास जो उस बॉडी की लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है इस तरीके से, ठीक है। और लीनियर वेलोसिटी की आपके पास जो डायरेक्शन है, वो उस पॉइंट का टेंजेंट बता रहा होगा। लीनियर वेलोसिटी की जो आपके पास जो डायरेक्शन है, वो उस पॉइंट का टेंजेंट बता रहा होगा, ठीक है। सुनो, व्हाट इज मेंट बाय टेंजेंट? टेंजेंट बेसिकली आपके पास एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए गुजर जाती है, उसे हम लोग कह रहे होते हैं टेंजेंट, कुछ इस तरीके से। हम्म, चलो उसको ऐसे बना लेते हैं, सिंपल। जाके बाद टेंजेंट लाइन है, ठीक है। तो आपके पास जो है बेसिकली टेंजेंट आपके पास एक लाइन होती है जो कि सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए गुजर जाती है, उससे हम लोग कह रहे होते हैं टेंजेंट। और लीनियर वेलोसिटी की आपके पास जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट बता रहा होता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास जो लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर सेंटीपिटल एक्सीलरेशन आ जाता है। तो जो बॉडी के अंदर सेंटीपिटल एक्सीलरेशन आ जाता है ना, उसका आपके पास जो कॉज होता है वो ये होता है कि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन आपके पास चेंज हो रही है। और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो आपके पास अलोंग द सेंटर होगी। तो आपके पास जो अटेंशन ऑफ द पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपके पास जो एक्सीलरेशन है पार्टिकल की वो है z = 2t, तो आपने बताना है कि आपके पास वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखो आपके पास सिनेरियो ये है कि आपके पास ना मैथ्स के अंदर दो चीजें होती हैं। वन इज आपके पास होती है इंटीग्रेशन, और दूसरी चीज होती है डेरिवेशन। अब इतना डिटेल में हम तो नहीं जा रहे, लेकिन मैं आपको वाली चीज बता दूं कि जब आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जाते हैं, जब आप इस तरीके से जाते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, फिर आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं।
और फिर अगर आप एक्सीलरेशन से डिस्प्लेसमेंट की तरफ आते हैं ना, फिर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अभी हमें एक्सीलरेशन गिवन है, हमने वेलोसिटी पता लगानी है, तो हम यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो कि आपके पास होगा z इक्वल्स टू 2t, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो यहाँ के पास बन जाएगा 2t डॉट टी टी, ठीक है। और 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो आपके पास बन जाएगा t डॉट टी टी डी टी, ठीक है। अब t का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, ठीक है। आपने क्या करना, टी का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है बेसिकली, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फिर हम जो है वो इसके ऊपर जो इंटीग्रेशन के रूल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब टी का आपने जो है वो इंटीग्रेट लेना है, ठीक है। कैसे लेंगे, अब टी की पावर जो आ रही होगी उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। इस केस के अंदर टी की पावर 1 है तो आके वो बन गया टी की पावर स्क्वायर, और नीचे भी आपके पास आ गया 2, ठीक है। हाँ, 2 से मर जाएगा और प्लस का सी आपके पास एज इट इज आएगा। यानी कि आपके पास जो वेलोसिटी की आपके पास जो आ रही होगी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो आपके पास आ रही होगी टी स्क्वायर प्लस का सी, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास वो क्वांटिटी ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 किलोग्राम बढ़ाने के लिए, और वाटर है, ठीक है, 1 केल्विन में। अब उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली हमारे पास ये होती है, सी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी डॉट एम, ठीक है। डेल्टा क्यू आपके पास हीट है, डेल्टा टी आपके पास चेंज इन टेम्परेचर है, जो कि केल्विन में भी और जूल में भी इस्तेमाल होगा। एम आपके पास बॉडी का मास है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास ये होती है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री का चेंज है, ठीक है, तो आपने उसको 1 जूल जो हीट है वो देनी होती है। ये बेसिकली आपके पास जो है वो एक आम डेफिनेशन है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। नाउ अगर आपके पास जो बॉडी की वेलोसिटी है, अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाए 100%, तो आप ये बताइए कि लीनियर मोमेंटम जो है वो कितना आपके पास इंक्रीज होगा। अब देखो हम वाली बात जानते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इट इज नोन एज मोमेंटम। यानी कि जो आपके पास मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। यानी कि ये आ जाएगा P1/P2 इक्वल्स टू V1/V2। अब कभी भी आपको इस तरीके से सवाल नजर आए ना कि आपके पास इस चीज को बढ़ा रहा हूं तो ये चीज आपके पास जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप फ्रैक्शनल चेंज निकालते हैं हमेशा एंड में, ठीक है। तो पहले P2 निकालेंगे। P2 कैसे निकालेंगे, P2 इक्वल्स टू P1 मल्टीप्लाई बाय V2 अपॉन V1। अब देखो कोई भी जो चीज होती है ना आपके पास वो 100% होती है। इसका मतलब ये कि आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो 100% है, फाइनल मोमेंटम आपके पास जो है वो हमें मालूम करना है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास 100% है। अब इस 100% के अंदर आप 100% का और इजाफा कर रहे हैं, तो यानी कि वो आपके पास बन गया 200%। तो V2 जहाँ आएगा वो आपने पास 200% लिखना है। P1 आपके पास आ गया 100%, V2 आपके पास आ गया 200%, और V1 दोबारा आपके पास आ गया 100%। सब कट जाएगा और जो P2 है वो आपके पास आएगा 200%। अब देखो आपको जो बेसिकली वैल्यू निकालनी है ना वो फ्रैक्शनल चेंज निकालना है। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज ऊपर रखें, डिवाइड कर दें उसकी इनिशियल वैल्यू से। यानी कि डेल्टा पी का अगर मैं चेंज ऊपर रखूंगा तो किसी भी बॉडी का चेंज हम लोग निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P2 - P1। यानी कि आपके पास ये बन गया P2 - P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई बाय 100। ना P2 की वैल्यू आपके पास 200 है, P1 की वैल्यू 100 है। P1 की वैल्यू आके नीचे 100 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 100 से। 200 माइनस 100 100 होगा, 100 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास वन आंसर आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम है वो कितना आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है डेट इज 100%। कितना आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है डेट इज 100%, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास काइनेटिक एनर्जी है किसी भी बॉडी की जो कि 1000 किलोग्राम की है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आ रहा है। आप ये बता दीजिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। आज सवाल में काइनेटिक एनर्जी का जिक्र आ गया तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है K.E इक्वल्स टू 1/2 mv²। वेलोसिटी शुड बी मेंशन इन मीटर पर सेकंड। तो 80 किलोमीटर पर आवर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर। कैसे करेंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। और आपके पास जो है 8 1 8 होता है, और 8 2 16, 8 3 24, और 8 4 आपके पास होगा 32, ठीक है। सुनो इसको हम 4 के टेबल से काटते हैं, तो जो आपके पास हो गया 4 2 8, और नीचे आपके पास आ गया 4 9 36, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 9, ठीक है। अगर मैं इस 9 को 10 बना लूँ तो कोई मेरे ख्याल से बुरा ही नहीं है, ठीक है। इस तरह हमने ऊपर भी करा 10 10 10 से कट जाएगा, और 10 2 से आपके पास होगा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर है, वो आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है K.E = 1/2 mv²।
यही होता है, ठीक है। तो आपके पास जो मास गिवन है वो गिवन है 1000, वेलोसिटी आपको गिवन है 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, डेट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। नॉट 2 1 2 होता है, 2 10 20 होता है, ठीक है। और ये 10 की पावर क्यूब बन गया, मल्टीप्लाई बाय 10 बन गया। यहाँ से जो 20 है ये एब्स्ट्रैक्ट होकर आके वो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। नाउ अब बेसिस सेम होंगी, पावर एड्स होंगी। 10 की पावर क्यूब में जब 10 की पावर 1 ऐड होंगे 10 की पावर 4 बनेगा, और 10 की पावर 4 में जब आगे बाद 10 की पावर 1 ऐड होंगे तो आगे बनेगा 10 की पावर 5। यानी कि इसका आंसर आपके पास आ रहा होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 जूल, विच इज द राइट आंसर, ठीक है। जो कि आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपके पास जो प्रोजेक्टाइल है उसको प्रोजेक्ट किया गया है 35 डिग्री के साथ, ठीक है, वो हिट कर गया सर्टेन टारगेट को। आपने ये बताना है कि अगर हमारे पास जो रेंज है, ठीक है, वो यही होनी चाहिए, बस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। लेकिन इस चीज में आपके पास शर्त ये है कि जो बॉडी का जो प्रोजेक्शन होगा ना, उसको आप जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ थ्रो करें, ठीक है। वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ये हमारे पास कहला रहे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग उनको कहते हैं कि अगर आपके पास दो गिवन एंगल्स हो, ठीक है, और अगर उन दो गिवन एंगल्स को अगर आप करें ऐड, ठीक है, और अगर उनका जो आंसर है, ठीक है, वो आ जाए आपके पास 90 डिग्री, तो उसके ऊपर रेंज बराबर हो जाती है प्रोजेक्टाइल की। लेकिन शर्त क्या है? शर्त आपके पास ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो। एक थीटा आपके पास गिवन है 35 डिग्री, दूसरा थीटा आपने निकालना है, तो थीटा 2 इक्वल टू 90। नाउ थीटा 2 इक्वल्स टू 90 माइनस का 35, ठीक है। 35 में से अगर हम 90 निकाल देंगे तो आपके पास ये बनेगा, डेट इज 6 और 7 8 9, यानी कि 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमेशा आपके पास जो है वो ग्रेटर देन होगी स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है, हमेशा आपके पास ग्रेटर देन होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपके पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। और ये स्पीड ऑफ साउंड जो है ये बेसिकली आपके पास जो बल्क मॉड्यूलस होता है उसमें ये चेंज हो जाती है, ठीक है। जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ चेंज हो जाती है, ठीक है। सुनो, सॉरी, प्रेशर के ऊपर ये डिपेंडेंट हमारे पास नहीं है, खैर। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड जो है बेसिकली आपके पास जो चेंज होती है वो जो मॉड्यूलस होता है किसी भी मटेरियल का, जो उसमें चेंज हो जाती है, ठीक है। सॉलिड्स के लिए अलग है, लिक्विड्स के लिए अलग है, गैस के लिए अलग है। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपके पास जो फोर्स है वो है 0.08 न्यूटन, और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी स्प्रिंग का वो है 4 सेंटीमीटर, आपने बताना है के क्या होगा। ये जो के है ना, ये बेसिकली ये आपके पास कहला रहा होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, ये बेसिकली आपके पास होता है कि किसी भी स्प्रिंग की हार्डनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है ना। व्हाट इज meant बाय हार्डनेस? हार्डनेस बेसिकली आपके पास ये होता है कि किसी भी मटेरियल की एबिलिटी कि वो अपने अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आने दे, या फिर लोकलाइज डिफॉर्मेशन नहीं आने दे, उससे हम लोग कह रहे होते हैं हार्डनेस। तो आपके पास एफ इक्वल्स टू के एक्स फॉर्मूला होता है ना, के इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स होता है। अब आपके पास जो फोर्स है वो है 0.08, आपके पास जो एक्स है वो है 4। अब 4 सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 10 की पावर -2। ऊपर आपके पास आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, की हम पॉइंट को 2 बार आगे शिफ्ट कर रहे हैं। नीचे आपके पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 कट जाएगा, और आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2 न्यूटन अपॉन मीटर। सो नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, ठीक है। ना, जजाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।